गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो अभी तक हम जीएसटी में क्या क्या देख चुके हैं, फटाफट से रिवाइज करेंगे। सर आखिरकार ये जीएसटी आया क्यों था? सर चार प्रॉब्लम थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जिसकी वजह से जीएसटी का जन्म हुआ था। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी बोलो यार फटाफट से। सर एक तो था हमारा डबल टैक्सेशन, फिर कैस्केडिंग इफेक्ट, और फिर मल्टीपल कंप्लायंसेस और मल्टीपल प्रोसीजर। ये चार प्रॉब्लम की वजह से हमारा जीएसटी आया था। और अभी तक हमने सिर्फ एक ही बात डिस्कस करी थी कल, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये क्या होता है फटाफट से रिवाइज करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये होता है, ये जो सब आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने पेस को जब फीस का पेमेंट करा तो 50,000 का फीस, 9,000 का जीएसटी। आपने पेस को पेमेंट करा 59,000 का, पेस ये 9,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। इसी चीज को बोला जाता है क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि हम लोग पेस को सिर्फ 50,000 देवे, तो आप लोग पेस को सिर्फ 50,000 देते और 9,000 आप ही लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते, तो वो होता हमारा क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स का पेमेंट सप्लायर करता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट रेसिपिएंट करता है। सर सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन? जिसको पैसा मिले वो सप्लायर, जिसको पैसा मिले वो सप्लायर, और जो पैसा देवे वो रेसिपिएंट। पेस के केस में आप सब लोग कौन हो गए? रेसिपिएंट, और पेस कौन हो गया? हमारा सप्लायर। ठीक है, अब आप इधर ध्यान दो, ये है हमारा जीएसटी का झूला। जो जो जीएसटी का झूला पार करेगा उसके ऊपर जीएसटी की बात होगी। मतलब अगर आपने आज की क्लास सुन ली तो ऐसा समझ लेना आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सिर्फ आपको फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। तो सर आखिरकार क्या फ्रेमवर्क है? सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले अगर कोई चीज गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी या बनेगा तो ही आगे जाना, तो ही आगे जाना। ये वैसा ही है कि अगर आपने फाउंडेशन पास करी तो चौड़ में मत आओ कि चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। नहीं 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 नहीं। इंटर पास करी तो भी चौड़ में मत आओ कि चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। नहीं 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 नहीं। फाइनल का एक ग्रुप पास करा, चौड़ में मत आओ कि चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। अरे सीए तो तब हम बनेंगे ना जब हम दोनों ग्रुप फाइनल के पास करेंगे। तो क्या अगर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बन गया तो उस पे जीएसटी की बातें होगी क्या? अभी नहीं होगी। आगे वाले स्टेप्स पे देखेंगे क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो हो रही है यहाँ नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का झूला पार हुआ तो आगे जाओ, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का झूला पार नहीं हुआ तो सॉरी, नो जीएसटी। इसका मतलब है अगर कोई चीज गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन ही पास नहीं करती है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि सर कौन सी चीज है जो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन पार नहीं करती? थामा, आएगी, आज ही आएगी। गुड्स एंड सर्विसेज के बाद जो दूसरा झूला है वो है किसका? सप्लाई। हर लॉ में अपना अपना एक टैक्सेबल इवेंट होता है। सब लॉ का टैक्सेबल इवेंट होता है। जैसे इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट आप पढ़ोगे इनकम, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्सेबल इवेंट था, एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्साइज ड्यूटी कब लगेगी? एक्साइज ड्यूटी तब लगेगी जब आप कोई भी गुड्स क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चर। सर्विस टैक्स तब लगेगा जब कोई भी आप सर्विसेज दे रहे हो। इंट्रा स्टेट सेल पे लगता था वैट, इंटर स्टेट सेल पे लगता था सीएसटी। ये हर लॉ के कुछ ना कुछ क्या थे? टैक्सेबल इवेंट। जीएसटी में भी टैक्सेबल इवेंट बनाना था। अब जब जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट बनाना था ना, तो इन्होंने सोचा यार बहुत सारी चीजें हैं, सबको सब संयुम करते हैं, जो जो पुराने लॉ में थी सबको एक ही नाम दे देते हैं। तो सब लोग बैठे हुए थे, सब काउंसिल मेंबर बैठे हुए थे और आप ही हो काउंसिल मेंबर। तो पुराने लॉ में क्या क्या चीजें थी? सर एक तो था हमारा मैन्युफैक्चर, और नहीं,
कौन कौन से टैक्सेबल इवेंट थे जिसपे हम टैक्स की बात करते थे? तो मैन्युफैक्चर पे हम एक्साइज ड्यूटी की बात करते थे, फिर सर्विस पे हम बात करते थे किसकी? सर्विस टैक्स की। फिर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में हम बात करते थे सीएसटी की। फिर इंट्रा स्टेट था जिसपे हम बात करते थे किसकी? वैट की। ये तो सब पुराना लॉ। और अगर कोई मैन्युफैक्चर करता था तो क्या लगता था? एक्साइज। सर्विस तो सर्विस टैक्स। अब इन्होंने बोला यार इन सबको मर्ज करना है, इन सबको मर्ज करके तो जीएसटी आ गया। एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट, टोटल 17 टाइप के टैक्सेस थे जो सब सम्यूम हो गए किसके अंदर? जीएसटी के अंदर। पर इनको भी तो कुछ नाम देना था ना, इन चारों को भी तो कुछ नाम देना था। तो सरकार ने इनका एक नाम दिया, पता है क्या? सप्लाई। क्या नाम दिया? सप्लाई। पर जब सप्लाई नाम दिया तो एक और दिक्कत हो गई। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस थे जहां पे बहुत झगड़ा चलता था इस बात पे कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैन्युफैक्चर। अगर ये बॉटल पे कैप लगाना मैन्युफैक्चर है तो फिर मेरे पे एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। इनफैक्ट ऐसा एक केस था कि कोकोला कंपनी के एक वेंडर थे जो सिर्फ बॉटल पे क्या लगा रहे थे? कैप लगा रहे थे। ये मैन्युफैक्चर है या नहीं है? सरकार तो चाहती है हर चीज मैन्युफैक्चर बने क्योंकि सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिल रही है, पर क्लाइंट तो ये चाहते हैं कि भैया ये मैन्युफैक्चर थोड़ी है। तो सरकार ने बोला कि भैया अब जीएसटी लॉ आ रहा है तो फिर झगड़े का स्कोप रखो ही मत, सप्लाई से इसको उड़ा दो। किसको उड़ा दो? मैन्युफैक्चर। अच्छा, इसका मतलब है अगर आज आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है, पर एक्साइज की बातें होती है। कुछ कुछ जगह पे एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बोलो बात क्लियर है क्या सर? इसका मतलब है ये सब को मिला के एक टैक्सेबल इवेंट बनाया जिसका नाम क्या है? सप्लाई। अगर सप्लाई है तो बढ़ो आगे, और अगर सप्लाई नहीं है तो सॉरी, नो जीएसटी। बोलो बात समझ में आई? पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम सप्लाई का, अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक दे रहा हूं। सप्लाई के बाद थर्ड चीज होती है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। जीएसटी कौन सा टैक्स है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मैं कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो राजा अगर मैं कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो हम कंज्यूम करेंगे या सामने वाला कंज्यूम करेगा? सामने वाला कंज्यूम करेगा। क्या हमारी सरकार को टैक्स लेने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं है। ये पढ़ोगे कौन से चैप्टर में? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा जाएगा आखिरकार कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स मिले। तुम आए हो महाराष्ट्र से, पढ़ पेश में रहे हो, किसको टैक्स मिले वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तुम बैठी हो महाराष्ट्र में, क्लासेस ले रही हो तुम कहीं बाहर से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हो, पर ऑनलाइन क्लासेस वाला तो कहीं और है। तुम अपने घर पे लेक्चर देख रही हो, किसको टैक्स मिले? पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? प्लेस ऑफ सप्लाई। तुम्हारी शादी उदयपुर में, डेस्टिनेशन बेस्ड वेडिंग कहां पे? उदयपुर में, पर तुम तो इंदौर की हो और तुम्हारा जो पति है वो मुंबई का है, पर शादी कहां हो रही है? तो ऐसा जरूरी थोड़ी यहीं शादी करें, कहीं भी करो। टैक्स किसको मिले? उदयपुर को मिले, इंदौर को मिले, मुंबई को मिले। ये पढ़ेंगे किस चैप्टर में? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि आखिरकार कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। उसके बाद है हमारा रजिस्टर्ड पर्सन। क्या राजा हर बिल पे जीएसटी लगता है? नहीं बेटा, जीएसटी लॉ में एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर वो लिमिट क्रॉस करोगे तभी तो रजिस्ट्रेशन लोगे। आपने कितनी बार वो छोटे छोटे किराने की शॉप्स देखी होगी, क्या वो अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करते हैं? सर क्यों नहीं करते? अपन एक काम करो ना, क्या गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ? हाँ सर, मेरी किराने की शॉप है, तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज का झूला पार हुआ? हाँ सर। अभी तो नॉर्मल आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज पता है वो सप्लाई। क्या मैं सेल कर रहा हूं? हाँ सेल कर रहा हूं, तो क्या सप्लाई भी बना? हाँ सर सप्लाई भी बना। प्लेस ऑफ सप्लाई, राजा मैं भी एमपी में, आप भी एमपी में,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया अपना इंडिया। दिक्कत कहां आ गई? रजिस्टर्ड पर्सन। मेरा टर्नओवर उस लिमिट से क्रॉस ही नहीं करा कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। अगर मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा तभी जाके तो जीएसटी की बात होगी। अगर रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं तो काहे बात का जीएसटी? सर पेस कोचिंग, हाँ करो। गुड्स या सर्विस? बोलो सर्विस। क्या सप्लाई है? हाँ सर सप्लाई। आप तो बस ये समझना कि सेल हो, बार्टर हो, ट्रांसफर हो, कुछ पैसा मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो? कुछ पैसा, नॉर्मल बिजनेस। क्या सप्लाई है? हाँ सर सप्लाई है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया। क्या रजिस्टर्ड पर्सन है? सर टर्नओवर गिरो ना, 10,000 इंटू 10,000। सर इनका टर्नओवर तो बहुत ज्यादा है। सर लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन की? बेटा नॉर्मल लिमिट है 20 लाख। नॉर्मल लिमिट कितनी है? 20 लाख। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जब टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, तो क्या पेस का टर्नओवर ज्यादा है? सर क्या मजाक करते हो, पेस का टर्नओवर तो बहुत ज्यादा है। तो सर क्या रजिस्टर्ड है? हाँ सर रजिस्टर्ड भी है। और लास्ट है हमारा क्या? एग्जम्पशन। सरकार ने बहुत सारी चीजें एग्जम्प्ट करके रखी। ऑल्दो टर्नओवर क्रॉस हो रहा है फिर भी सरकार ने क्या करके रखा है? एग्जम्प्ट। ऐसी चीजें जो देश के लिए नेसेसरी है। एजुकेशन, स्कूल। क्या स्कूल पे जीएसटी लगता है? सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो आपको बिल बना के देती है रजिस्ट्रेशन का, आज ही घर जावें चेक करें कि उसके जीएसटी लगता है या नहीं, और आप पाएंगे उसके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होती है। कॉलेज की डिग्री, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर सरकार ने क्या देके रखी है? एग्जम्पशन। पर कोचिंग पे जीएसटी की बातें होती है। सरकार बोलती है भैया कोचिंग आपकी जरूरत है। जरूरत है कि चाहत है? सर कोचिंग आना या नहीं आना आप पे डिपेंड करता है, पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में सबको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको कोचिंग आओ, सेल्फ स्टडी करो। कोई आपको बोल रहा है कोचिंग आओ? नहीं। पर आईसीएआई में तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो सरकार ने बोला भैया स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, इनके ऊपर तो जीएसटी एग्जाम करेंगे। पर ये जो चोर है ना, चोर कोचिंग वाले, लाख लाख 1.5 लाख फीस ले रहे हैं, इनके ऊपर कोई जीएसटी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल, आप बताओ हॉस्पिटल पे जीएसटी लगना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि कहां है? यही बात समझ में? बोलो पक्का? तो सर अगर कोई गुड्स एग्जम्प्ट है, यस, तो सॉरी नो जीएसटी। और अगर कोई गुड्स एग्जम्प्ट नहीं है तो फिर लगाओ जीएसटी। जैसे कभी आप आरटीआई मालूम है आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई कॉपी इधर उधर हो जाए तो आरटीआई की फीस लगती है ना, कितनी लगती है? 10। उस पे ऊपर जीएसटी की बात। आप बताओ आप सरकार के मेंबर होते लगाते या नहीं लगाते? नहीं लगाते। तो बस सरकार ने भी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगा? क्योंकि कहां पे है? एग्जम्पशन। बोलो जी बात क्लियर है क्या? इसका मतलब है अगर जो 500 झूले पार करेगा उसके ऊपर जीएसटी की बात होके रहेगी। अगर हम चाहते हैं हमारा क्लाइंट कहीं से बच जाए तो कहां से बचाना है? इधर। क्योंकि अगर इधर से बात आगे गई तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो जीएसटी लगने से कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, बोलो फटाफट से कौन कौन से 5 झूले? पहला, फिर सप्लाई, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर रजिस्टर्ड पर्सन और फिर एग्जम्पशन। ये 5 झूले पार हो जाएंगे तो हमारा जीएसटी की बातें होगी। और एक और चीज, ये जो 5 झूले हैं ये तो पढ़ना ही है साथ साथ में। इसके बाद हमको बेसिक फॉर्मेलिटीज की कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, कैसे इनवॉइस बनेगा, कब कब आईटीसी मिलेगा, वो सारी चीजें भी हमें जीएसटी के लॉ में पढ़नी है। बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ जी दोस्त बोलो। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, आपने एक यूआरडी को बेचा। यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड। क्या जीएसटी की बातें होगी? 100% होगी। पेस इज रजिस्टर्ड, यू आर अनरजिस्टर्ड। क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ जी होगी। आप रजिस्टर्ड हो, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ। पर इस बार सामने वाला एक और चीज ले लेगा, क्या?
आईटीसी। यहां पे आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। यहां पे मिलेगा क्या? हाँ, आई बात समझ में? ठीक है सर, हमें पहला झूला पढ़ना है। पहला झूला क्या है? गुड्स एंड सर्विस। सर, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन जब सरकार ने दी ना, तो सरकार क्या चाहेगी? आप सरकार हो, आप बताओ क्या चाहोगे अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन दोगे तो? बताओ आप क्या चाहोगे? छोड़ो, लॉ तो अपन बनाएंगे। बताओ, आप बैठे हो काउंसिल में, आप क्या चाहोगे? अपन सब बैठे हैं काउंसिल में, अपन अभी सोच रहे हैं कि क्या डेफिनेशन बनाए। ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें डालोगे कि हर चीज को बाहर करोगे? है ना? हम तो ये चाहेंगे कि हर चीज किसमें आ जाए? गुड्स और सर्विस, हर चीज। सर पहला झूला तो पार करे, आगे हम देखेंगे। तो सर गुड्स में सरकार ने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर वो चीज जिसको मूव कर सकते हैं वो क्या है? गुड्स। ये गुड्स है क्या? हाँ सर। ये पेंसिल है क्या? हाँ सर। ये रिमोट गुड्स है क्या? हाँ सर। ये गुड्स है क्या? हाँ सर। ये कैमरा गुड्स है क्या? हाँ सर। ये गुड्स है क्या? हाँ सर। हर चीज जिसको मूव कर सकते हैं वो क्या है? गुड्स। सर इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। सरकार ने बोला कि एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स है। सर ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कोई भी अनसिक्योर्ड क्लेम जिस पे हम एक्शन ले सकते हैं। अनसिक्योर्ड डेट हो गया, लॉटरी लग गई, इंश्योरेंस का क्लेम हो गया, चेक हो गया, ये सारी चीजें किस में आती है? एक्शनेबल क्लेम। अभी सुनो ध्यान से, सरकार ने यहां पे एक्शनेबल क्लेम को शामिल तो करा, पर क्या हर एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी की बातें होती है? तो बेटा सरकार ने इधर शामिल करा, पर सप्लाई चैप्टर में लिख दिया। सप्लाई में सरकार ने लिखा कि कुछ कुछ एक्शनेबल क्लेम पे ही जीएसटी की बातें होगी। सर कौन कौन से? पहले था वहां पे लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। पहले क्या था? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। फिर सरकार ने बोला ये क्या कर रहा है, घर पे जाके ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। मैडम विंजो, सरकार की हर जगह नजर है। सरकार ने बोला रुको सालो, तुम रुको, यहां पे सिर्फ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग नहीं करेंगे। अब सरकार ने और पता है क्या क्या जोड़ा? ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो। सरकार ने अब ये चीजें भी इसके अंदर शामिल कर दी है। तो अब सुनो ध्यान से, हर एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता। इन पे कौन कौन से? लॉटरी हो गया, बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग, इन सब पे जीएसटी की बातें होती है। ठीक है, आगे ये वापस से आएगा। देखो सरकार बहुत अवेयर है। आपको क्या लगता है? सरकार की नजर में सब है, सब। ऑनलाइन गेमिंग भी है, कसीनो भी है। इनफैक्ट ऑनलाइन गेमिंग पे तो डायरेक्ट टैक्स के इतने सारे प्रोविजन अभी आ चुके हैं जो आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। इतना बड़ा धंधा है ऑनलाइन गेमिंग का। 100 रुपए डालो, 500 रुपए जीतो। लोग 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लूडो खेल खेल के जी रहे हैं, जितना एक चार्टेड अकाउंटेंट का साल भर का पैकेज होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब चीजें हैं। तो सरकार की नजर हर जगह पे कि भैया ऑनलाइन गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इधर तो जीएसटी की बातें होनी चाहिए। सर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, इसका डाउट इसलिए आया। ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसल, ये मूव तो हो नहीं रही है, ये तो बस लहरा रही है, ये मूव तो हो नहीं रही है। सरकार ने बोला ऐसे डाउट बाद में आएंगे, इसलिए हम जब डेफिनेशन लिखेंगे ना तो पहले से ही सारी चीजें क्लैरिफाई कर देंगे। आपने पूरा का पूरा खेत ही बालाजी को बेच दिया। पूरा खेत ही आपने किसको बेच दिया? बालाजी को। आपका आलू का खेत था, बालाजी चिप्स बनाएगा, आपने पूरा खेत ही बेच दिया बालाजी को। सर क्या माने? वो जो खड़ी फसल है वो गुड्स है या नहीं है? है, वो भी गुड्स है। उसको भी क्लैरिफाई करा कि सर मूव तो होगी ना, भले आप निकालोगे तब मूव करो। क्या मूव हो सकती है? हाँ सर मूव हो सकती है। सर इलेक्ट्रिसिटी का पोल, उसको भी मूव कर सकते हैं क्या? सर हाँ मूव कर सकते हैं, पहले एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसको क्या करने में? निकालने में। उसके बाद गाड़ी आएगी और मूव होगा।
ये क्लैरिफिकेशन डालना बहुत जरूरी था। ये क्लैरिफिकेशन नहीं डालते तो बाद में लोग बोलते कि इलेक्ट्रिसिटी पोल तो गुड्स है ही नहीं, इसको तो मूव कर सकते ही नहीं। तो सर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। सर सर्विसेज क्या है? माशाअल्लाह क्या डेफिनेशन दी, एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो क्या है यार? सर्विसेज। ओ हो, मतलब जो गुड्स नहीं है वो सब क्या है? सर्विसेज। सर आखिरकार पहले झूले से आउट कौन हुआ? दो चीजें, मनी, सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी पहले झूले से आउट हो गए। इसका मतलब यह होता है कि अगर साहिल सर रिलायंस के शेयर खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसका मतलब है, समझो ध्यान से बेटा, साहिल सर ने 100 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे, है ना। वो मम्मी कहती है कि एक बार सरस्वती मां बैठती है, बस उसी दिन का इंतजार है। यार उसी दिन का इंतजार है कि कब वो होगा। तो सर ने कितना खरीदा? 100 करोड़ के शेयर खरीदे, बहुत बढ़िया। बाय वैल्यू कितनी है? 100 करोड़। अब जब हम शेयर खरीदते हैं तो राजा ब्रोकरेज लगता है 100%, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है 100%, ब्रोकरेज भी लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगेगा। टोटल कितना आ गया? 101.5 CR। गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि मनी और सिक्योरिटी गुड्स नहीं है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। सरकार शेयर मार्केट को बढ़ाना चाहती, सरकार तो चाहती है कि शेयर मार्केट और बढ़े। तो सरकार ने बोला भैया हमको सिक्योरिटी पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं। एक और चीज राजा, अगर जीएसटी लगाते ना तो अर्थ पे अनर्थ होता। सर कैसे? 100 करोड़ प्लस 18% जीएसटी कितना हो गया? मैं 118 करोड़ दे रहा हूं पर शेयर कितने पे लिस्ट हो रहे हैं? तो क्या शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदता? नहीं भैया, शेयर मार्केट में 1% अप जाने में, डाउन आने में पसीने आ जाते हैं। मतलब मैं पैसे तो कितने दूं? 118 करोड़, पर शेयर कितने पे लिस्ट हो? तो गलत हो जाएगा ना। तो सरकार ने बोला शेयर बाय करो, शेयर सेल करो, शेयर पे प्रॉफिट कमाओ, उसके ऊपर नो जीएसटी। पर ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्ज, इन पे तो जीएसटी लगेगा ना। क्या मान के? गुड्स की सर्विसेज। तो जो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं इनके ऊपर जीएसटी की बात होती है। और क्या मान के होती है सर? सर्विस मान के होती है। बोलो क्लास। तो सर देखो ना यहाँ पे 100 करोड़ पे नहीं, 1 करोड़ 50 लाख, डेट इज 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ का कितना परसेंट? 18%, और 1.5 करोड़ का 18% हो गया कितना? 27 लाख रुपए। इस 27 लाख का जीएसटी आपको चुकाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? एक और चीज सुनना ध्यान से, सर ये सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आता है? आपके हिसाब से क्या क्या चीजें सिक्योरिटी में कवर होती है? शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, ये तो आपको पता है। डेरिवेटिव किसी को पता है क्या होता है? डेरिवेटिव, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन है तो आपके सीए फाइनल में, पर चलो आप सुन ही लो ना क्या होता है डेरिवेटिव। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं डेरिवेटिव क्या होता है, आप कभी भूलोगे भी नहीं। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अरे ओ इंडिया जीतेगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। यहां पे है साहिल सर और आपका क्या नाम है? गौतम। साहिल सर ने बोला कि देख भाई 50 ओवर के मैच में इंडिया 250 रन बनाएगी, 250 रन या 250 प्लस। गौतम ने बोला नहीं, गौतम ने बोला इंडिया के 250 से कम रन बनेंगे। अगर इंडिया 250 के ऊपर बनाएगी तो कौन जीता? मैं जीता। और हमने ऐसी बात कर ली कि जितना जितना 250 के ऊपर बनेगा, जैसे 250 के ऊपर 1 रन ऊपर बना तो फिर 10 रुपए मैं जीता, 2 रुपए बने तो फिर 20 रुपए मेरे हुए। इसने बोला सर 250 के कम हुए तो फिर तुम जीतना। बस इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? सर ये तो सट्टा हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं ये तो सट्टा ही है, तो गैम्बलिंग है, तो प्योर गैम्बलिंग है, प्योर गैम्बलिंग है ये। अब कल की ही बात बता रहा हूं, कल आपको मेरा चेहरा अच्छा लग रहा था क्या? अच्छा तो था,
पर सुबह सुबह को मैंने यही करा डेरिवेटिव और मेरे 5,500 रुपए स्वैप 2 मिनट में गॉन। तो 5,500 का बिल्कुल लॉस। सट्टा ही है भाई, अपने को लगा निफ्टी ऊपर जाएगा, अब वो नालायक गए ही नहीं ऊपर, वो नीचे चला गया। अब वो नीचे चले गया तो अब क्या नुकसान हो गया। तो बस वो मेरी चाय पीने की देरी थी, मेरे को 500 रुपए बन भी रहे थे। मैं सोचा चलो चाय खत्म करते हैं, जैसे ही खत्म करी वो वाओ 5,500 का लॉस। तो भैया ये सब कौन सा होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है जहां पे कोई एसेट वैल्यू किसी से डिराइव हो रही हो, उस कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है क्या? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सर फॉरेक्स, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, इन सब पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं। इनफैक्ट जब आप एग्जाम में ये देख ले एनएससी और बीएससी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। बोलो बात क्लियर है? सर आप है ना कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाओ, मैं आपको है ना बिल दिखाता हूं। काय का बिल दिखा रहा हूं मैं आपको? शेयर खरीदने और बेचने का। अब उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि सर आखिरकार रियल लाइफ में कैसा क्या बिल बनता है। कितने लोग यहाँ पे ऐसा डीमैट अकाउंट है? ओ हो, बस 2 ही लोगों का है। आप खोलो ना यार सब अपना अपना कम से कम डीमैट अकाउंट जरूर खोलो, ठीक है? डीमैट अकाउंट्स में ट्रेड भले मत करना, पर एटलीस्ट नॉलेज पर्पज से आपको पता तो चलेगा कि आखिरकार होता क्या है। ये होने दो कनेक्ट। चलो, एक तो हमने बात देखी किसकी राजा? सिक्योरिटीज। दूसरी बात है हमारा मनी। मनी पे भी जीएसटी नहीं लगता। जब हम पैसे बैंक में डालते हैं क्या कोई जीएसटी लगता है? नहीं। पैसे बैंक से विड्रॉ करते क्या कोई जीएसटी लगता है? नहीं। सर साहिल सर ने बिल्कुल मन बनाया थाईलैंड जाने का। बना ले क्या अपन मन? थोड़ी मदद करोगे आप? ठीक है, मदद आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? सबसे पहले अभी मन बना दिया किसका यार? थाईलैंड जाने का। बहुत हो गया गोवा। जो मजा थाईलैंड में वो गोवा में का, ठीक है? थाईलैंड का फूड अच्छा है, पता नहीं क्या मसाज वसाज छोड़ो। सर अब सुनो ध्यान से, थाईलैंड में कौन सी करेंसी चलती है? करेंसी तो बताओ, चेक करो फटाफट से कौन सी करेंसी चलती है थाईलैंड में। जाएंगे तो अब करेंसी तो लेके जाए। क्या चलता है? थाई। ये क्या है? थाई बात, ठीक है। क्या भाव चल रहा है इसका? बस एक थाई बात इज इक्वल टू कितने रुपए ले जाएं? एक्सपीरियंस से बताओ यार आप लोग, कितने ले जाएं? 1 लाख में कुछ होता नहीं थाईलैंड में। अरे सर आपको कैसे पता? सब पता है मुझे। हाँ थोड़ा बोलो ना, कितना ले जाए? 5 लाख? 5 तो सही है ना? 5 में तो अपना भी हो जाएगा और पास वाले का भी हो जाएगा। चलो तो सर अपन एक काम करते हैं, बैंक जाते हैं। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम गए और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये लो 5 लाख रुपए, और इस 5 लाख रुपए के बदले में मुझे दे दो क्या? थाई बात। तो बताओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना थाई बात देगा? 5 लाख डिवाइड बाय 2.3 करो एक बार। 5 लाख डिवाइड बाय 2.3, क्या मैं 2.5 ले लूं क्या फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और कैलकुलेशन पर्पस? हाँ एक काम करो ना, 2.5 ले लेते, वरना वो पॉइंट का इश्यू आएगा। हाँ कितना बोल रहे हो आप? 2 लाख। 2 लाख थाई बात उनको देना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि सर हम आपको 2 लाख थाई बात नहीं देंगे, हम आपको 1,99,000 थाई बात देंगे। मैंने बोला क्यों? तो बोले सर कुछ कमाए या नहीं कमाए, कुछ चार्जेस रहते हैं हमारे। मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है। तो सर उन्होंने मुझे 1,99,000 थाई बात दिए। अब मनी पे तो जीएसटी की बातें नहीं होती। जो 5 लाख रुपए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिए, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं। जो वहां से 1,99,000 थाई बात आए, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं। पर सर यहां पे एक चीज है जिसका नाम है क्या? कन्वर्जन चार्जेस। क्या कन्वर्जन चार्जेस पे जीएसटी लगेगा? मैं तो आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा पूरे जीएसटी में, आप मुझे जीएसटी पढ़ाओगे, लास्ट दिन तक आप ही पढ़ाओगे, जो आप बोलोगे वही लिखूंगा।
क्या कन्वर्जन चार्जेस पे जीएसटी लगना चाहिए? हाँ सर। तो कन्वर्जन चार्जेस हुए कितने सर? ये 2 लाख और ये 1,99,000 कन्वर्जन चार्जेस कितने हुए? 1000 थाई बात इंटू 2.5 कितना क्या आ रहा है ये? 2,500। इस 2,500 रुपीस पे जीएसटी की बातें आया समझ में? बोलो पक्का 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 पक्का। एक और चीज, ये मैडम है और मुझे ये मैडम मेरे पास आई और इन्होंने बोला कि सर मुझे है ना, आप एक काम करो, 100 रुपए के 20 नोट दे दो। 100 रुपए कितने नोट दे दो? 20 नोट। कितने हो गए? 2,000। इन मैडम ने मुझे 500 रुपए के 4 नोट दिए और मैंने 100 के इनको 20 नोट दे दिए। क्या कोई जीएसटी की बातें होगी? पर मैंने मैडम को बोला मैडम 21 नोट लगेंगे। मैडम बोल रही यार सर आप तो 2,000 दोगे और 21 नोट क्यों लगेंगे? मैंने बोला देखो मैडम, मैं सांस भी लेता हूं तो पैसे से लेता हूं। 100 रुपए के आप मुझे कितने नोट दे दो? 2100। मैं आपको 500 के कितने देता हूं? क्या अब जीएसटी की बात होगी? पर किस पे होगी? 2,000 पे, 2100 पे कि मात्र 100 रुपए पे? ठीक है। तो सर अभी हमने क्या सीखा? हमने बस यही सीखा कि सर मनी और सिक्योरिटीज पे जीएसटी की बात नहीं होती है, पर अगर कोई कन्वर्जन चार्जेस लग रहा है तो जीएसटी की बात होगी। अगर सिक्योरिटी में ब्रोकरेज लग रहा है, ट्रांजैक्शन लग रहा है तो जीएसटी की बात होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? एक और चीज, मनी को जब हम यूज करते तो सामने वाले को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। आप बैंक से लोन लोगे, क्या दोगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे जीएसटी की बात होती है या नहीं होती है दोस्त? सर्विस। अब जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी वो तो तब बताएंगे ना जब सारे झूले। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इंटरेस्ट को सरकार ने एग्जम्प्ट करके रखा है। इंटरेस्ट को क्या करके रखा है? एग्जम्प्ट। तो इंटरेस्ट सर्विस तो बनेगा, पर आगे जाके क्या हो जाएगा? बोलो बात क्लियर है? एक और चीज, पुराने नोट बंद हो गए ना? कौन कौन से बंद हो गए? 2000। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा लास्ट? क्या नाम है? पर्व। पर्व मैडम, अरे सॉरी, पर्व सर की एक दोस्त, एक सहेली है, ठीक है, उसका नाम है पारवी। पारू 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 पारू। पारवी क्यों? पारू पारू। पर्व की कौन? पारू। पर्व और पारू का बहुत ही गहरा प्रेम है, बिल्कुल गहरा प्रेम है। ये भी सी एंटर में, वो भी सी एंटर में, बस एक प्री में और एक पोस्ट में। बस ये सब इंतजार ही कर रहे हैं कि कब प्री और पोस्ट मिले, क्योंकि मन मान नहीं रहा है। ठीक है, पर्व और पुरू। पुरू ने एक अजीब ही जिद रखी। पुरू ने बोला कि मुझे 2,000 रुपए का पुराना नोट चाहिए। पर्व बोल रहे हैं यार ये 2,000 का पुराना नोट कहां से लाऊं, ये तो बंद हो गया है। पर्व आया मेरे पास, पर्व बिल्कुल रो रहा है। मैंने बोला पर्व बेटा क्या हुआ? बोले सर यार आजकल आपको क्या बताओ, आप अच्छे हो, आप सिंगल हो। मैंने बोला नहीं नहीं फिर भी बता। बोले सर है ना, उसने मेरे से 2,000 के नोट की डिमांड करी है, वो भी पुराने वाले। मैंने बोला मेरी वाली भी ऐसी ही थी, मैंने समझ के रखा है 2,000 का नोट, मैं तुम्हें देता हूं 2,000 का नोट। तो तुमने पूछा कि सर ये 2,000 का नोट कितने में दोगे? मैंने बोला अभी तो 2,000 के नोट की कुछ कीमत है नहीं, पर 500 रुपए, क्योंकि मैं सांस भी लेता हूं तो। अब आप एक बात बताओ, गया तो नोट है, गया तो क्या है? नोट। पर इस नोट पे जीएसटी की बात होनी चाहिए या नहीं? सर होनी चाहिए। ये नोट इज नॉट अ लीगल टेंडर दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो नोट है ये नोट नहीं रहा, ये नोट तो बंद हो गया है ना, ये तो बंद हो गया है ना। इसे कहा जाता है न्यूमेस्मैटिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूमेस्मैटिक वैल्यू। जो भी पुराने कॉइन्स हैं, पुराने नोट्स हैं, पुराने मेडल्स हैं, ये सब पे जीएसटी की बात होगी, क्योंकि इनकी कौन सी वैल्यू होती है? न्यूमेस्मैटिक वैल्यू। मनी तो वो कहलाता है जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या हो?
सेम। तो ये जो 2000 का नोट है, इस 2000 के नोट के बदले में कायदे से कुछ मिलना नहीं चाहिए, पर कोई आया है तो हम फ्री में क्यों दें? तो मैंने उससे कितने ले लिए? 500। अच्छा, जीएसटी की बात किस पे होगी? 2000 पे होगी कि जितने पैसे लिए? सर कितने पैसे लिए आपने? 500। उसके बोलते हैं हम क्या? नुमिस्मेटिक वैल्यू। तो ओल्ड कॉइन्स, करेंसी, नोट्स, इनके ऊपर आज भी जीएसटी की बातें होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है, और इंस्टीट्यूट के एक एमसीक्यू क्वेश्चन में उन्होंने पता है क्या दिया था? उन्होंने दिया था 10 पैसा कॉइन, फिर इन्होंने दिया था सिक्योरिटीज, और ये घुमाते हैं ना ऐसा। अब लॉ में सिक्योरिटीज लिखा हुआ है ना, अब ये घुमाने के लिए पता है आगे क्या लिखते हैं? अनलिस्टेड सिक्योरिटी। अरे सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। अब बस इन्होंने एमसीक्यू में पूछा कि बताओ किसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और एक और इन्होंने दिया था मनी। इन तीनों में से किसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे सर हम? ये 10 पैसा कॉइन। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर अभी हमने बहुत ही शानदार क्या देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म गुड्स और व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सर्विस। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या इंक्लूड होता है? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। अगर मनी को यूज करा, उसके बदले में जो इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट सर्विस है? हाँ इंटरेस्ट सर्विस है, पर इंटरेस्ट पे आगे जाके क्या मिला हुआ है? एग्जम्पशन। और कन्वर्जन ऑफ मनी कैश बाय वन फॉर्म टू अनदर फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। 2000 गए 2000 आए, इसके ऊपर नो जीएसटी। पर अगर साहिल सर ने 100 रुपए ऊपर से अपना कट लिया, कन्वर्जन चार्जेस लिए, तो उसके ऊपर तो सर हम जीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? सर एक क्लैरिफिकेशन आया है। आप कौन हो यार? लॉ मेकर। क्लैरिफिकेशन आप लाना, ठीक है? मेरा एक डाउट है, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है 200 करोड़ की, मैं होल्डिंग हूं। आपका क्या नाम है? जानवी। जानवी की जो कंपनी है जानवी लिमिटेड, वो सब्सिडरी है। होल्डिंग सब्सिडरी में 51% शेयर होल्ड करता है। इसके ऊपर जीएसटी की बातें करूं या नहीं करूं? होल्डिंग सब्सिडरी में कितना होल्ड करता है? 51% शेयर मैं जानवी लिमिटेड में होल्ड करता हूं। इस पे जीएसटी की बात करूं या नहीं करूं? क्यों नहीं? बस यही क्लैरिफिकेशन है। सर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि सब मेरे से थोड़ी पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन क्यों आया? भैया अपन से पढ़ते तो फिर क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो लॉ मेकर जो भी क्लैरिफिकेशन लाता है, हमेशा याद रखना क्लैरिफिकेशन लॉ का ही इंटरप्रिटेशन होता है। मैंने आपको क्लैरिफिकेशन पढ़ाया कि आपने बताया कि सर काहे बात का जीएसटी? होल्डिंग 51% शेयर अगर सब्सिडरी में हेल्ड करती है, वो तो शेयर है ना, वो तो सिक्योरिटी है। और अभी तो हमने पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विसेज में से सिक्योरिटीज को एग्जम्प्ट नहीं बोलना है, आउट करा है। एग्जम्प्ट नहीं बोलना है, सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर ये देखो ना 2 मिनट के लिए क्लैरिफिकेशन। टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडियरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। तो इट कैनॉट बी सेड दैट सर्विसेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडियरी कंपनी। क्यों नहीं सर? देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिकॉज सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का पक्का पक्का। फटाफट से आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करें क्या? चलो आज हमने देखा था क्या? जीएसटी का, आप बोलो मैं पूछते जा रहा हूं। आज हमने देखा था जीएसटी का झूला। जीएसटी के झूले में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप सप्लाई, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एग्जम्पशन। सर हमने देखी थी गुड्स की डेफिनेशन। सर गुड्स की डेफिनेशन में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, ये भी गुड्स। इसको भले उठा के मूव तो करा जा सकता है। सर सर्विसेज की डेफिनेशन में देखा था हमने क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। जो लड़का नहीं है वो क्या है? खैर छोड़ो, जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विसेज।
उसके बाद हमने देखा था कि सर दो चीजों को हटा दो जिसके ऊपर कभी जीएसटी की बात नहीं होगी। कौन सी दो चीजें? एक है हमारा सिक्योरिटीज और एक है हमारा मनी। पर अगर एक ने दूसरे के साथ मनी एक्सचेंज करा और अगर एक अपना कट लिया, कन्वर्जन चार्ज लिया, तो क्या उस पे जीएसटी की बातें करेंगे? हाँ। सिक्योरिटी खरीदी, सिक्योरिटी बेची, सिक्योरिटी पे नफा हुआ, सिक्योरिटी पे नुकसान हुआ, उस पे नो जीएसटी। पर जो ज़ेरोधा ने, ग्रो ने, शेर खान ने ब्रोकरेज लगाया, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाया, क्या उस पे जीएसटी की बातें होगी? हाँ। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।